Hello everyone, welcome back. So we are discussing IPMAT Indore 2024 quantitative aptitude section, and in the previous video we have discussed questions from QA essay section, and now we are going to discuss questions from QA MCQ section. So let's start with this. First question, it says Sagarika divides her savings of 10,000 rupees to invest across two schemes A and B. Scheme A offers an interest rate of 10,000 per annum compounded half yearly, while Scheme B offers a simple interest or rate of 12% per annum. If at the end of first year the value of her investment in Scheme B exceeds the value of her investment in Scheme A by 2310 rupees, then the total interest in rupees earned by Sagarika during the first year of her investment is. So क्या स्टोरी है? 10,000 रुपीज़ है, उसको दो अलग अलग स्कीम में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. एक स्कीम है ए और दूसरा स्कीम है बी. बी में फ्लैट 12% इंटरेस्ट रेट है बाय सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, बट ए में जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% पर एनम है, लेकिन इट्स बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली. तो अगर 10% पर एनम है तो हाफ ईयरली कितना होगा? 5%. सो दो बार कंपाउंड होगा. इन 1 ईयर इट विल बी कंपाउंडेड ट्वाइस. तो जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 5 + 5 प्लस 5 × 5/100 विच इज 10.25%. तो हम कह सकते हैं कि जो ए में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 10.25% हो जाएगा, है ना. अब क्या दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ अर इन्वेस्टमेंट इन स्कीम बी. वैल्यू का क्या मतलब है कि जितना इन्वेस्ट किया प्लस इंटरेस्ट माइनस जितना इन्वेस्ट किया प्लस इंटरेस्ट. बी और ए का जो डिफरेंस है वो 2310 रुपीज़ है. तो बी में टोटल रिटर्न कितना है? क्या हम कह सकते हैं बी में रिटर्न है? अगर मैं बोलूं कि स्कीम ए में ए इन्वेस्ट किया, स्कीम बी में बी इन्वेस्ट किया गया, तो दिस विल बी ए प्लस बी इज इक्वल टू 10,000, और वी कैन से दैट बी इज इक्वल टू 10,000 माइनस ए. तो यहाँ से जो डिफरेंस है वो कैसे लिखेंगे कि b प्लस 12% ऑफ b माइनस a प्लस 10.25% ऑफ a. ये पूरा का पूरा रिटर्न b का हो गया, ये पूरा का पूरा रिटर्न स्कीम a में हो गया. दिस इज इक्वल टू 2310. अब अगर यहाँ पे हम इसे लिखें क्या हो जाएगा? ये कंप्लीटली 112% ऑफ बी माइनस ये हो जाएगा 110.25% ऑफ ए इज इक्वल टू 2310. अच्छा, बी की जगह क्या रख सकते हैं? 10,000 माइनस ए, तो ये हो जाएगा 112% ऑफ 10,000 माइनस ए माइनस 110.25% ऑफ ए इज इक्वल टू 2310. यहाँ से अगर इसे ब्रेक करें ये हो जाएगा 11,200 माइनस 112% ऑफ ए माइनस 110.25% ऑफ ए इज इक्वल टू 2310. अभी काम करो, दोनों वेरिएबल को ऐड कर दो. इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 222.5 222.25% है ना. 112 प्लस 110 222 प्लस 25% ऑफ ए विल बी इक्वल टू, नाउ 11,200 माइनस 2310, ये कितना हो जाएगा? 11,200 माइनस 2310, ये तो 90 आ गया. फिर 1 माइनस 3 8 हो गया, और 10 माइनस 2 8 हो गया, तो 8890 हो गया. 8890. यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो a की वैल्यू निकल के आएगी
8890 डिवाइड बाय 222.25 इंटू 100, ये डेसिमल हटा दिया, 0 यहाँ पहुँच गया। ये वैल्यू यहाँ से अगर हम कैंसिल आउट करना चाहें तो 25 इंटू 400, ये 25 से कैंसिल आउट करना चाहें तो 25 इंटू 8 200, फिर 222, फिर 8 और फिर 225, तो 9 टाइम्स 8 8 9, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया 10 टाइम्स। तो टोटल कितना आ गया ए की वैल्यू 4000। अगर ए 4000 है तो बी कितना हो गया, बी की वैल्यू मेरी 6000 हो गई। तो अब अगर टोटल इंटरेस्ट निकालना है तो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट इन द फर्स्ट ईयर। तो सबसे पहले ए में कितना इंटरेस्ट मिला, तो 10.25%, सो 10.25% ऑफ 4000 प्लस 12%, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6000। अच्छा 10% कितना होता है 400, 1% कितना होगा 40, तो उसका 1/4 0.25% 10 हो जाएगा, तो 410 ये आ गया। 12% ऑफ 6000 कितना आ गया, तो 720 हो गया। यहाँ से वैल्यू आ गई 1130। सो दैट इज आवर आंसर विच इज ऑप्शन सी। यस, ये क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेटिव है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन सेलेक्ट करना नहीं चाहिए हमें। ऑल्दो अगर कैलकुलेटर का हेल्प है देन यू कैन यूज इट, बट उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, कैसे आप सॉल्व कर रहे हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स randomly sit around a circular table, the probability that there will be at least one boy sitting between any two girls, one boy between any two girls, या उसका अगर हम अपोजिट निकालें तो ये भी कह सकते हैं कि दो गर्ल्स लगातार नहीं बैठी हुई हैं, है ना, टू गर्ल्स आर नॉट सिटिंग टुगेदर, बिकॉज अगर दो गर्ल्स साथ में बैठे हैं तो उनके बीच में कोई बॉय नहीं होगा, तो वहां पे फिर गलत हो जाएगा। वाइल इट सेज एटलीस्ट वन बॉय सिटिंग बिटवीन एनी टू गर्ल्स, तो सबसे पहले हाउ डू वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो 1 2 3 4 5, बॉय 1, बॉय 2, थर्ड बॉय, फोर्थ बॉय एंड फिफ्थ बॉय। 5 बॉयज को सिट करा दो पहले ही। तो 5 बॉयज को अगर हम सिट कराएं तो कितने वेज में सिट करा सकते हैं, सो नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस, सो सबसे पहले 4 फैक्टोरियल, एंड थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन सर्कुलर अरेंजमेंट इन n-1 फैक्टोरियल वेज। तो 5 बॉयज 5 - 1 यानी कि 4 फैक्टोरियल। अब जो गर्ल्स हैं हमारे पास, कितनी गर्ल्स हैं 3 गर्ल्स हैं, उनको कहीं भी सिट करा दो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो जो फर्स्ट गर्ल है उसके लिए पास कितने ऑप्शन है 1 2 3 4 5 ऑप्शन हैं। सेकंड के पास कितने ऑप्शन है 4 ऑप्शन है। थर्ड के पास कितने ऑप्शन है 3 ऑप्शन है। ये है टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें at least one boy will be sitting between any two girls. But what we need to find? We need to find the probability of this. So we need to find total number of ways. This is our favorable outcome. What will be total number of ways? So there are 7 persons. So 7 minus 1 factorial, which is equal to, sorry, how many are there? 8. So it will be 8 minus 1, which is equal to 7 factorial. So what will be our probability? The required probability is 4 factorial into 5 into 4 into 3 divided by 7 factorial. तो ये फिर से लिख लो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, है ना। अच्छा 6 इंटू 5 कैंसिल आउट, 3 को यहाँ 2 टाइम से और 2 को यहाँ 2 टाइम से, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 6 को हमने 2 टाइम से कैंसिल आउट किया, राइट, तो ये कैंसिल आउट हो गया।
अल्टीमेटली कितना आ गया अपना आंसर 2/7 विच इज ऑप्शन सी। सो प्रोबेबिलिटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, सॉल्व करने में मजा आया होगा आपको। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ अ गिवन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 80 and the sum of its first two terms is 35. Then the value of n for which the sum of its first n terms is closest to 100 is. So infinite series a r स्क्वायर से लेकर इनफाइनाइट टर्म्स, इनका सम क्या होता है a अपॉन 1 माइनस r। कब? व्हेन मॉड ऑफ r इज लेस देन 1। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इनफाइनाइट टर्म्स का सम यानी कि a अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 80। मान लो ये इक्वेशन 1 है। दूसरा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म यानी कि a प्लस ए आर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं a इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 35। दिस इज आवर सेकेंड। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें r की वैल्यू चाहिए तो डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड कर सकते हो? इससे डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय a डिवाइड बाय 1 माइनस आर इज इक्वल टू 35 अपॉन 80। या यहाँ से a कैंसिल आउट हो जाएगा ऐसे, और ये 1 माइनस आर ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर। 1 प्लस आर इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 और ये 16, तो 7 अपॉन 16। यहाँ से हम कह सकते हैं आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस 7/16 विच इज इक्वल टू 9/16। 9/16 होता क्या है 3/4 का होल स्क्वायर। क्या होता है 3/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आर की वैल्यू जो होगी वो प्लस माइनस 3/4 हो जाएगी। आर की वैल्यू प्लस माइनस 3/4 हो जाएगी। बट अब एक चीज सोचने वाली बात है क्या, कि अगर कॉमन रेशियो पॉजिटिव है तो हर टर्म पॉजिटिव होगा, फर्स्ट टर्म के बाद हर टर्म पॉजिटिव होता चला जाएगा, तो जो सम है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा, कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा, है ना। तो जो ओवरऑल सम है 80 वो मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा सम कभी नहीं हो सकता है अगर कॉमन रेशियो पॉजिटिव है तो। लेकिन यहां क्वेश्चन में कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ n फॉर विच द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स इज क्लोजेस्ट टू 100। इसका मतलब है कि अगर कॉमन रेशियो नेगेटिव है तो क्या होगा, सोचो कि पहले कुछ वैल्यू होगी, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में। तो इन दैट केस पॉसिबल है कि अल्टीमेट सम 80 है, बट जो वैल्यू है कुछ वो कहीं ना कहीं 100 के क्लोज आ रही है, लेकिन बाद में माइनस आने की वजह से कम हो जा रही है। जैसे अगर मैं r इज इक्वल टू -3/4 लूँ तो क्या हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस 3/4 यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस 3/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो दिया हुआ है इज इक्वल टू 80, और हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा a अपॉन दिस इज 7/4, सो 7 यहाँ 4 टाइम्स इज इक्वल टू 80, ये वैल्यू 20, तो यहाँ से a निकल के आ गया 140, है ना। तो ये कैसा जाएगा, देखो टर्म्स कैसे जाएंगे 140 इंटू 3/4, फिर हो जाएगा 140 इंटू माइनस 3/4 एंड देन 3/4 फिर से, और फिर 140 इंटू माइनस 3/4 होल क्यूब एंड सो ऑन, ऐसा चलता चला जाएगा। तो देखो ये टर्म पॉजिटिव है, ये -1/105 होगा तो नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव। तो ऐसे केस में पॉसिबल है कि कहीं वैल्यू 80 से एक्सीड कर रही है और एक वैल्यू हम जो नेगेटिव है उसको हम स्किप कर रहे हैं। तो हमेशा ये देखो यहाँ पे वैल्यू बड़ी है, फिर ओवरऑल सम छोटा हो जाएगा, फिर यहाँ पे बड़ा आएगा, फिर छोटा हो जाएगा। तो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स हमारे आएंगे वो ऑड होंगे, या तो फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म या फिफ्थ टर्म,
राइट। तो या तो ऐसे ही जाके चेक कर सकते हो कि कहाँ पे जो है सम 100 के क्लोज आ रहा है, या फिर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं कि a प्लस ए आर से लेकर ए आर टू द पावर n माइनस 1 is equal to, is not equal to, is closest to 100. This should be closest to 100. ये 100 के क्लोज होना चाहिए। यही कह रहा है ना क्वेश्चन में कि फर्स्ट n टर्म्स का सम, और हमें n की वैल्यू निकालनी है। ये फर्स्ट n टर्म्स हुए, ये कितना हो जाएगा, तो a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 शुड बी क्लोज टू 100। अब यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, तो r की वैल्यू रखते हैं -3/4, तो a टू द पावर यहाँ पे -3/4 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय -3/4 माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 100। अच्छा, यहाँ से हो जाएगा, फिर a की वैल्यू तो मालूम है हमें, a क्या है 140 है यहाँ पे, तो 140 इंटू, अच्छा क्या हम इसे कह सकते हैं कि ये -3/4 ये माइनस ही रहेगा हमेशा, क्योंकि अभी बताया कि ऑड टर्म्स में ही आएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसे बस यहाँ से भी माइनस, यहाँ से भी माइनस में हटा ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 टू द पावर n, राइट, 1 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 7/4 इज इक्वल टू 100। अच्छा, ये वैल्यू कैंसिल आउट कर सकते हैं, 20 इंटू 5, 20 इंटू 7, 7 कैंसिल आउट, तो ये 4 इधर चला गया, तो क्या आ गया कि 1 प्लस 3/4 टू द पावर n इज इक्वल टू ये 5/4 हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि 3/4 टू द पावर n शुड बी इक्वल टू, ये 1 उधर चला गया तो ये 1/4 हो जाएगा। अच्छा, अब n की ऐसी क्या वैल्यू लें कि ये क्लोजेस्ट हो, ये सारे क्या है क्लोजेस्ट वैल्यू हैं, तो n की ऐसी क्या वैल्यू लें जो ये 1/4 के क्लोजेस्ट हो, तो लिखो 3/4, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/16, क्यूब क्या हो जाएगा 27/64, फिर पावर 4 तो 81/256, फिर आगे बढ़ो तो 243/1024, अगर इससे ज़्यादा जाते हो तो और भी वैल्यू आ जाएगी 729 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 4096। ऐसे जाने को तो जा सकते हैं, बट एक चीज़ हमने और भी डिस्कस की थी कि जब भी n होगा n हमेशा ऑड होगा, तो इवन वाले तो ऐसे भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, क्या ये वैल्यू 1/4 के क्लोज है, नहीं है, क्या ये 1/4 के क्लोज है, नहीं है, क्या ये 1/4 के क्लोज है, क्योंकि 250/1000 कितना होता है, 250/1000 1/4 होता है। तो अगली जो वैल्यू आएगी देखो, और ये 1/4 से छोटी होती चली जा रही है, ये वैल्यू 1/6 के आसपास आएगी, है ना, आगे की वैल्यू और भी छोटी होती चली जा रही है, तो अपना आंसर यहाँ पे आ रहा है। यहीं पे अगर n की वैल्यू हम 5 लें तो 1/4 के क्लोज आ रहा है, तो ओवरऑल ये जो हमने सॉल्व किया है उस वो जस्टिफाइड है कि जो टोटल सम है वो 100 के क्लोज आ रहा है। ठीक है, सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी विच इज 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग 2 to the power 300, 3 to the power 200, 4 to the power 100, और ये तो क्या कर सकते हैं, 2 to the power 300 को लिख सकते हैं 2 to the power 3 to the power 100 which is equal to 8 to the power 100। 3 to the power 200 को क्या लिख सकते हैं, 3 to the power 2 to the power 100 which is 9 to the power 100, और ये तो 4 to the power 100 ही है, 4 to the power 100 is equal to 4 to the power 100। अच्छा, ये जो 2 to the power 100 plus 3 to the power 100, can we say this must be less than 5 to the power 100, कह सकते हैं।
2 to the power 100 plus 3 to the power 100 will be always less than 5 to the power 100. अब अगर यहाँ पे आप चेक करो, अब अगर यहाँ पे हम चेक करें तो बहुत ही इजीली पता चल रहा है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है, 9 to the power 100. So the greatest number among this will be option A, 3 to the power 200. All right, chalo, let's go to the fifth question. The number of real solutions of the equation x square minus 10x minus 56 is equal to 0. तो सबसे पहले कि mod of x क्या होता है, x होता है कब, when x is greater than equal to 0. This is equal to minus x when x is less than 0. तो यहाँ पे हम दो केस लेके चलेंगे. सबसे पहला केस, केस 1 अगर हम लें कि x is greater than equal to 0, तो अपना इक्वेशन क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 56 इज इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब 10 को ऐसे ब्रेक करें कि प्रोडक्ट 56 आ जाए, तो क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 4x माइनस 56 इज इक्वल टू 0. और इसे लिख सकते हैं x माइनस 14 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. और यहाँ से कह सकते हैं x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू माइनस 4. तो ये तो काम करेगा नहीं. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रखा है. तो एक आंसर यहाँ से आ गया, है ना. दूसरा क्या होगा, वैसे तो हमें सेकंड केस चेक करना चाहिए, बट एक चीज देखो, x मॉड ऑफ x अगर हमारा 14, x की वैल्यू अगर 14 आ रही है, तो सेम ऐसी क्या वैल्यू लें x की जो कि इक्वेशन सेम बने आंसर. तो x की वैल्यू 14 की जगह माइनस 14 लेंगे तो भी सेम आएगा, है ना. तो दो आंसर आएंगे, 14 एंड माइनस 14. बट चलो चेक करते हैं केस से. तो केस 2 क्या हो गया, व्हेन x इज लेस देन 0 देन मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x. तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स, तो प्लस 10x माइनस 56 इज इक्वल टू 0. और इसे ब्रेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 4x माइनस 56 इज इक्वल टू 0. और ये हो जाएगा x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0. और x इज इक्वल टू माइनस 14 और x इज इक्वल टू 4. अगेन हमने क्या लेके चला है कि x इज लेस देन 0. तो ये तो वेरीफाइड है नहीं, ये तो करेक्ट है नहीं, ये सही है. तो दो वैल्यू आई हमारे पास x की, वन इज 14, सेकेंड इज माइनस 14. सो दैट इज करेक्ट. आवर आंसर इज ऑप्शन डी. Now in these kind of situations, most of the time answer would be 2 or none. 2 or none, है ना. ऐसा कम ही होगा कि इन दोनों के अलावा भी कुछ आंसर होगा. जैसे कि बहुत बार क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस नॉट प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और x की जगह मॉड लगा दिया. तब इस तरह के क्वेश्चन में फिर से दो केस अगर लेके सॉल्व करें तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा. लेकिन सिंपली ऐसा सोचो कि ये 0 कैसे हो सकता है, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, मॉड ऑफ x भी पॉजिटिव है, 6 भी पॉजिटिव है, 8 भी पॉजिटिव है. तो ओवरऑल ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होगी अगर x की वैल्यू आप 0 भी रखते हो. तो ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता. तो इसका नो सॉल्यूशन होगा इस तरह के सिचुएशन में. तो ये बहुत ही ट्रिकी चीज है जो आप क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर सकते हो कि अगर ऐसा हो तो 2 सॉल्यूशन, ऐसा हो तो 0 सॉल्यूशंस, है ना. सो आई होप these solutions are clear to you. If you have any question, any doubt, then let me know in the comment. And if you like these solutions, then hit the like button, subscribe it, share it with your friends.